प्यारे बच्चों, हीट ट्रांसफर चैप्टर में शुरू कर रहा हूँ। बहुत ही सुकून देने वाला और बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। एक स्थिति में आपके सामने रख रहा हूँ तो उससे आप बहुत कुछ इसका बेसिक समझ जाएंगे। उस बाद फिर मैं बोर्ड पर जाऊँगा, अपने वही ग्रीन बोर्ड जिस पर आपने पूरे साल पढ़ाई करी और ऑनलाइन ही आपने बैठे बैठे 11वीं की फिजिक्स ही खत्म कर दी। बहुत अच्छी बात है। और बधाई के पात्र हैं सारे बच्चे जो शुरू से लेकर लास्ट, कल एग्जाम है आपका ISC वाले बच्चों का, तो आपने बिल्कुल साथ निभाया, पूरा फॉलो किया, हर दिन वीडियो भेजी, होमवर्क भेजा, नोट्स भेजे और प्रॉब्लम पूछी। बच्चों, मैं ऑनलाइन होते हुए भी आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। ऑनलाइन होते हुए भी आप लगातार लास्ट मोमेंट तक जुड़े रहे, अब बधाई के पात्र हैं और भगवान से मैं कामना करूँगा कि आपका रिजल्ट सुपर है, सुपर है। चलिए ये चैप्टर शुरू करें, हीट ट्रांसफर। प्यारे बच्चों, इमेजिन करो ठंड का समय है, आंख जला रखी है और कुछ व्यक्ति उस आग में हाथ से ऐसे, और उसमें से एक व्यक्ति लोहे का सरिया लेके उस आग को एडजस्ट कर रहा है। मतलब लोहे का उस सरिये का एक एंड उस आग में है, फ्लेम। थोड़ी देर बाद सरिया गर्म हो जाना है और कुछ व्यक्ति उस आग वाले गोल घेरे से काफी दूर खड़े। प्यारे बच्चों, हीट एनर्जी, अगर आप उस सरिये की बात करते हैं तो सरिये के एक एंड से दूसरे एंड तक जहाँ से पकड़ रखा है, एनर्जी पहुँच रही है सरिये के पार्ट्स के द्वारा। सरिये के पार्ट्स वाइब्रेट कर रहे हैं, उसके एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं और बाई कांटेक्ट टू कांटेक्ट वाइब्रेशन से हीट दूसरे एंड तक पहुँच जाएगी। परंतु उस रॉड का या उस सरिये का कोई भी भाग अपनी जगह छोड़ के वहां नहीं जाएगा, वहां तो सिर्फ एनर्जी ही पहुंचेगी, केवल एनर्जी। तो ऐसा कंडक्शन या ऐसा फ्लो ऑफ हीट जिसमें मीडियम पार्टिकल्स हिस्सा तो ले रहे हैं ड्यू टू वाइब्रेशन, पर खुद नहीं जा रहे हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं। कांटेक्ट टू कांटेक्ट सीधा वेव जा रही है, सीधा एनर्जी जा रही है, हीट एनर्जी जा रही है। इज कॉल्ड कंडक्शन, कंडक्शन मेथड ऑफ हीट फ्लो। दूसरा, प्यारे बच्चों, जो हाथ सेक रहे हैं, जो हाथ सेक रहे हैं वो एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर उठ रहे हैं स्वयं और हाथ तक आ रहे हैं और एनर्जी को स्वयं लेके आ रहे हैं। ये वो मेथड हुआ हीट फ्लो का जिसमें मीडियम पार्टिकल्स स्वयं चल रहे हैं, मूव इटसेल्फ। इज कॉल्ड कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। और प्यारे बच्चों, जो दूर आदमी खड़े हुए थे, ये हीट जाएगी तो यहां से स्टोर थोड़ी हो रही है, यहां पे जाएगी तो वहां तक ये पहुंच रही है रेडिएशन फॉर्म। रेडिएशन को मीडियम की भी जरूरत नहीं पड़ती, सन से आने वाली लाइट रेडिएशन है, क्योंकि अर्थ तक आते आते बीच में वैक्यूम भी आया होगा, उसमें भी वो उसने ट्रेवल करा। देयर आर 3 वेज ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट फ्लो, हीट फ्लो। ओके, नंबर 1, कंडक्शन by contact to contact, but medium particles do not leave their places. Conduction. Convection, medium particles move itself and carry energy, and radiation do not require any medium. Okay,
चलिए बहुत तेज़ी के साथ बोर्ड पे आते हैं, और पेन संभाल लो अपना, रफ कॉपी संभाल लो, वो जैसा पूरे साल करते आए हो, और उसके बाद फेयर नोट्स करके तुरंत ग्रुप में भेज दें। और आईएससी बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये 11th क्लास की आखिरी वीडियो है, ठीक है। चंद नोट्स रह जाएंगे जो आप स्वयं कर सकते हो, उसके लिए वीडियो की आवश्यकता नहीं है। और वैसे ही आपका एकदम से अचानक एक ऐसे पेपर स्टार्ट हो गए, ये वक्त ही नहीं मिला। फिर भी आपने देखा मैंने 2-2 वीडियो एक साथ भेजी है, और थर्ड ऐसे किस तरह पूरा किया है। तो आप तैयार हो जाएं। हीट ट्रांसफर हैंड डाल दें बीचों बीच, और उसके सब पार्ट से शुरू कर दें। इस वीडियो में बहुत कुछ आएगा, रिटर्न भी काफ़ी काम होगा, इसे इत्मीनान से इसको देखते रहना। ओके प्यारे बच्चों, आइए बोर्ड पर आते हैं। हाँ जी बच्चे, आगे बोर्ड पे हीट ट्रांसफर। हीट एक जगह से दूसरी जगह पे आने के वेज। ओके, राइट द हेडिंग हीट ट्रांसफर, बीचों बीच हेड नाम देना, और अब लेफ्ट से शुरू कर दीजिए। ये एरो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा दे रही, बड़ी समस्या है। अरे भैया दिख रहा है। कंडक्शन। The way of heat flow in which medium particles vibrates but do not leave their places is called conduction. Convection. The way of heat flow in which medium particles carry energy itself is called convection. Radiation. The way of heat flow या heat transfer in which medium is not required. This type of flow do not require medium, कुछ भी is called radiation. Okay? फिर लिख देना, heat flow through a solid conductor is conduction method. Boiling of water में नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे, अपने आप एनर्जी ऊपर लाएंगे. The boiling of during boiling the या heating the water, heat flow is by convection method, and sun rays come from sun to earth by radiation method. ओके, यह काम हम बहुत जल्दी के साथ करेंगे. नेक्स्ट हेडिंग स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट किसी भी मेटल, हालांकि वुड है, किसी भी मेटल का एक एंड गर्म करो तो बाई कंडक्शन मेथड यहां तक हीट पहुंचे, यानी हीट फ्लो होना शुरू हो जाएगी. जब इसको गर्म करते हैं एक एंड को, तो हीट अगले वाले पार्टिकल्स में भी जाएगी, अगले वाले पोर्शंस में भी जाएगी. वे एब्जॉर्ब भी करने, खुद गर्म होंगे पहले और फिर आगे भेजेंगे, और रेडिएशन से बाहर भी निकलेगी. तीन काम: रेडिएशन, कंडक्शन एंड एब्जॉर्बिंग. हर पार्ट पहले गर्म होगा, ठंडा रहते रहते थोड़ी हीट आगे पहुंच जाएगी, खुद तो पहले गर्म होगा. तो एब्जॉर्ब करना, कुछ एमिट करना बाय रेडिएशन, और बाकी बचाओ आगे भेजना. प्यारे बच्चों, जब एब्जॉर्ब करना वो बंद कर दे, जितनी एनर्जी मिल रही है किसी पार्ट को, खुद उसका पेट पूरा भर चुका है. भैया ध्यान रखना है, स्टेडी स्टेट का मतलब पेट भर गया. अब वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जितनी एनर्जी मिल रही है कुछ रेडिएट कर देगा, कुछ बची आगे भेज देगा, खुद एब्जॉर्ब नहीं करेगा.
अगर हम इसके ऊपर रुई लपेट दें, रुई के अंदर एयर होगी, एयर बैड कंडक्टर है, यानी कि रेडिएशन से बाहर जाना भी कैंसिल। अब तो जो मिल रहा है सारा सारा आगे जा रहा है। ओके, खैर स्टेडी स्टेट क्या चीज हुई, किसी मेटल में हीट फ्लो का वो स्टेट जब वो एब्जॉर्ब करना, हर पार्ट एब्जॉर्ब करना बंद कर दे, खुद ना खाए, पेट भर जाए बस। ओके, इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, steady state of a conductor is that state in which during heat flow no any part of conductor absorb any part of heat, absorb ना करे। ओके, do not absorb any part of heat। ओके, temperature gradient, टेम्परेचर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट आपने फ्लूइड में पढ़ लिया था, यूनिट डिस्टेंस अपार्ट वेलोसिटीज में डिफरेंस, यहां पे यूनिट डिस्टेंस अपार्ट टेम्परेचर में डिफरेंस। ओके, अगर हीट ऐसे जा रही है, हीट फ्लो, तो x डिस्टेंस या L डिस्टेंस के बीच यहां का टेम्परेचर और यहां का टेम्परेचर में डिफरेंस T1 माइनस T2 हुआ ना, अगर इनके बीच का गैप L है तो L लेंथ के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस दिस, तो यूनिट लेंथ के अक्रॉस अपॉन L, इट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, सॉरी टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये सरफेस लिया आपने कंडक्टर में, अगर मैं 3D में बनाने की कोशिश करूं तो सरफेस दिखाना पूरा पूरा बच्चों, इसके हर पॉइंट पर टेम्परेचर एक जैसा है, T1 T1 T1। ये सरफेस अगर हम थोड़ा टेढ़ा लेंगे तो इधर वाला जहां से हीट आ रही है ज्यादा टेम्परेचर रहेंगे, अगले वाले कम टेम्परेचर पे रहेंगे, इनकी बात नहीं करेंगे। और इन सरफेस को हमें खास नाम भी देना पड़ेगा, इक्वी या आइसोथर्मल, इक्वी टेम्परेचर कहते हैं, इक्वी टेम्परेचर सरफेस या आइसोथर्मल सरफेस, जिसके हर पॉइंट पे टेम्परेचर एक जैसा हो। ये इसके बाद लिख लेना, क्यों यहाँ आइसोथर्मल सरफेस कहना जरूरी है या आइसोथर्मल सरफेस कहना जरूरी है, इसलिए टेम्परेचर ग्रेडियंट डायग्राम बनाएंगे, फॉर्मूला लिख देंगे और ढंग से क्या स्टेटमेंट लिखना है उसको सुनेंगे। टेम्परेचर ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन टेम्परेचर of two isothermal surfaces unit distance apart। ओके, उसके बाद हैंड डाल देना, इक्वी पोटेंशियल, सॉरी इक्वी टेम्परेचर या आइसोथर्मल सरफेस, आइसोथर्मल सरफेस, एक स्टेटमेंट लिखना, द सरफेस ओवर विच टेम्परेचर इज सेम एवरीवेयर is called isothermal surface। ओके, अब आप आगे बढ़ेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, ये कोई कंडक्टर लिया हमने, 3D शॉन होना चाहिए, इसमें हीट फ्लो ऐसे होगी, सीधा सीधा, मतलब ये हाई टेम्परेचर पे रहा होगा और वो लो टेम्परेचर पे रहा होगा। ओके,
मान लो यहाँ का टेम्परेचर T1 और यहाँ का T2 है और लेंथ L, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट T1 माइनस T2 अपॉन L होगा, सीधी सीधी सी बात। इसमें हीट फ्लो हो रही है, इसमें हीट फ्लो हो रही है, जितनी ज्यादा देर होती चले जाए उतनी ज्यादा हीट फ्लो होती रहेगी। ये हीट फ्लो किसी कंडक्टर से किन किन बातों के ऊपर डिपेंड कर रही है? हीट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज फिर नीचे लिखना पार्ट फर्स्ट में, हीट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिर लिखना Q प्रोपोर्शनल टू A। सेकंड पार्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, Q प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2 अपॉन L। और तीसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, Q प्रोपोर्शनल टू T। T टाइम में कितनी हीट फ्लो होगी इस कंडक्टर से, इन तीन बातों के ऊपर डिपेंड है और होनी चाहिए। जितना कौन सा एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट कैरी करेगा एक साथ। एक छोटी सी लंबे से सरिये को गर्म करो, एक मोटे सरिये को गर्म करो, तो ज्यादा हीट किसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी? मोटे सरिये। बाकी टेम्परेचर डिफरेंस, ये बहुत 100 डिग्री पे, ये 10 डिग्री पे धड़ दिन फ्लो हो जाएगा। जैसे गंगा जी का फ्लो, एक ऋषिकेश बहुत हाइट पे और हरिद्वार बहुत कम हाइट पे, तो उतनी तेज फ्लो हो जाएगा। ये हाइट डिफरेंस और ज़्यादा कर देंगे तो फ्लो और तेज हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल में जितना डिफरेंस कर दोगे करंट फ्लो हो जाएगा। ये डिफरेंस जितना ज़्यादा कर दोगे करंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा हो जाएगी। वो हीट में गंगा जी को फ्लो करने के लिए लेवल्स में अंतर होना जरूरी है, तब फ्लो होगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल्स में अंतर होना चाहिए, और हीट को फ्लो करने के लिए टेम्परेचर में अंतर होना चाहिए। ओके, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट फ्लो होगी। और टाइम तो क्या है, कितनी देर तक आपने उसको गर्म रखा हो उतनी ज़्यादा हीट फ्लो होगी उसमें से। देयरफॉर Q proportional to A T1 minus T2 upon L T। कांस्टेंट को हटाएंगे, और कांस्टेंट को हटाते ही प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे, और प्रोपोर्शनल टू को हटाते ही कांस्टेंट आएगा। Q is equal to K, कैपिटल K, A T1 minus T2 upon L into T। और ये K कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इस के से संबंधित आपके एग्जाम में ना आए ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। या तो इसकी परिभाषा आएगी, या यूनिट आएगी, या डायमेंशन आएगी। के तो पक्का ही आएगा। पहले डेफिनेशन के लिए, इफ ए हम 1 कर दें, टेम्परेचर ग्रेडियंट 1 कर दें, और एक यूनिट को भी 1 कर दें, और बाकी ये मेटेरियल प्रॉपर्टी, अगर तांबे का कॉपर का कोई रॉड है, तुम्हें रॉड से मतलब नहीं, कॉपर से मतलब है। मेटेरियल प्रॉपर्टी यानी आपको अगर कॉपर का के चाहिए तो कॉपर का यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया वाला पार्ट लेना पड़ेगा। कितनी लंबाई का ले लो, परंतु उसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट यूनिटी रखना पड़ेगी। ऐसा करके 1 सेकंड में, यूनिट टाइम में जितनी भी हीट फॉलो हो जाएगी वही क्या है, देन
Q इज इक्वल टू K इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, देयरफॉर K इज इक्वल टू Q। आपको तांबे के कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की आवश्यकता है डिफाइन करने की। तो आप तांबे का एक रॉड लीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट रखिए, टेम्परेचर ग्रेडियंट यूनिट अप्लाई करो, तब जाके यूनिट टाइम में जितना भी हीट फ्लो हो जाएगी वही उसका K। सिंपल डेफिनेशन बट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो राइट नाउ इट्स डेफिनेशन। अब तांबा या कॉपर नाम मत लेना, एनी मेटल। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल is defined as the heat flow in unit time through a conductor of that material having unit cross sectional area when temperature gradient across it is unity। once flow in 1 second बोल दिया ठीक है ना, तो बाद में बोल देना, एक बार और सुन ले, सारी बातें आगे नहीं आगी, मैं निशान लगाता रहूंगा। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस या ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द हीट फ्लो इन यूनिट टाइम थ्रू ए कंडक्टर ऑफ दैट मटेरियल हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया if temperature gradient across it is unity। ये होगी सुपर डेफिनेशन, लिख लेंगे। यूनिट देखिए, यूनिट इज इक्वल टू, ये जूल में होगी या कैलोरी में या किलो कैलोरी में। जूल लिखेंगे एम के सिस्टम के अकॉर्डिंग, जूल जूल के अपॉन में आ जाएगा मीटर स्क्वायर, केल्विन या डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू में मीटर और अपॉन में सेकंड। 1 मीटर बन जाएगा, जूल पर मीटर केल्विन सेकंड। ओके, डायमेंशन बना सकते हो अपना, डायमेंशन ml2T-2 मीटर। L इसको K लिखते हैं, कोई थीटा लिखता है, देख लेना, टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर के लिए, और सेकंड का T। ml एक बच जाएगा, और T-3 और K-, ये तो अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, यूनिट एंड डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ेंगे आराम से। very most important combination of two conductors in series। अगर एक का कोएफिशिएंट थर्मोकंडक्टिविटी K1 है और एक की K2 है, तो इनके कॉम्बिनेशन की क्या होगी? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखिए, हीट, ढंग सुना, हीट फ्लो इन टू कंडक्टर्स ज्वाइंट इन सीरीज। हैंड डाल दो, सुन गई। ये 2 कंडक्टर हैं, जिनके क्रॉस सेक्शन एरिया एक ही लेने पड़ेंगे।
क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, दोनों कंडक्टर्स के सीरीज में जोड़ दिया गया है, एक की लेंथ L1 दूसरे की L2, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 और इसकी K2। प्यारे बच्चों, इसका टेम्परेचर T1, इसका T2। इन बातों को बताते बताते पूरा एक पैराग्राफ भर जाएगा। सुन लीजिए, सबसे पहले डायग्राम बन जाएगा और फिर क्या लिखना है इत्मीनान से। कंसिडरिंग two conductors having lengths L1, L2 and coefficient of thermal conductivity K1, K2 and having common cross-section area A are joined in series. Temperatures of free ends are T1 and T2. बस ओके। Then in steady state, ध्यान रखना, in तमाम बकवास लिख देने के बाद, then in steady state the rate of flow of heat एक जैसा हो जाएगा। अगर बाहर निकलने का बटन बंद करें, अंडरस्टूड है कि रेडिएशन बंद कर देते हैं बाहर का, और स्टेडी स्टेट हो चुकी है, बाहर निकलेगी नहीं, एब्जॉर्ब होगी नहीं, तो सारी आगे जाएगी। एक सेकंड में जितनी यहां से गुजरेगी, हर जगह एक सेकंड से उतनी गुजरेगी, क्योंकि ना तो एब्जॉर्ब होगा ना बाहर निकलेगी। इन स्टेडी स्टेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट will be same in both conductors. There, देखिए इसके लिए हीट क्या होती है, K A, तो K1 A और T1 माइनस T2, इसका टेम्परेचर T मान लीजिए, जो इंटरफेस है दोनों का, कॉमन फेस। तो T1 माइनस T2 के लिए इसकी बात कर रहे हैं, तो T1 माइनस T अपॉन L1 और इनटू T, तो Q इक्वल टू है ना, तो Q के अपॉन ले आइए T, तो Q अपॉन T क्या हो गया, H, रेट ऑफ फ्लो। Q तो खाली अमाउंट हुआ ना, और अपॉन टाइम कर दो तो रेट ऑफ फ्लो। Rate of flow in first conductor should be same as that of in second conductor, since steady state is hence exist. For this, K2 A and temperature क्या है, T minus T2 upon length L2 और T upon y। ओके, Therefore, यहां मत काट देना ए को, ए काट दी, एच की वैल्यू नहीं की, अंडरस्टूड है कि ए कट गया। और आपको सबसे पहले इंटरफेस का टेम्परेचर निकालना है, और आप ये भी आ सकता है केवल इंटरफेस का टेम्परेचर निकालने का आर्टिकल भी आ सकता है, जो यही भी खत्म हो जाए निकालते हैं। ओके, आपका मुख्य उद्देश्य तो बहुत बड़ा है। फिलहाल आप इंटरफेस का टेम्परेचर T निकालेंगे, ये होगा पहला काम और बड़ा इंपॉर्टेंट काम। तो देखिए, ए कैंसिल, अंडरस्टूड है, K1 अपॉन L1 की इंटू दोनों में कर दो, K1 अपॉन L1 T1 माइनस K1 अपॉन L1 T, ऐसे वहां पे ये तो कैंसिल हो जाता ना, K2 अपॉन L2 T माइनस K2 अपॉन L2 T, T वाला पार्ट ये दोनों है, इस दो प्लस का बन जाएगा और T कॉमन ले लें, तो चला गया और T कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, K1 अपॉन L1 प्लस K2 अपॉन L2, उधर पहुंच गया, इसे धर लिया और कॉमन कुछ नहीं आया, K1 T1 अपॉन L1 प्लस K2 T2 अपॉन L2। ओके, L1 L2 L से आने का कट जाएंगे, तो और आगे बढ़ा, तो निकालना में T है,
देयरफॉर एलसीएम ले लिया और कट गया, अंडरस्टूड। तो क्या आएगा ऊपर K1L2 प्लस K2L1 इंटू टी, बाकी एलसीएम इसकी वजह से कट गया और यहां आया K1L1 K1T1 सॉरी K1T1L2 प्लस K2T2L1 और एलसीएम कट गया उसमें। देयरफॉर आराम से टी निकालिए प्यार से, T इक्वल टू K1T1L2 प्लस K2T2L1 अपॉन में आ जाएगा K1L2 प्लस K2L1। ये टेम्परेचर इंटरफेस का स्टेटमेंट तुरंत बीच में आपको पॉज कर करके लिखते रहना पड़ेगा। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस ऑफ टू कंडक्टर, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। ओके, और अब आप इस टी की वैल्यू इसमें या इसमें किसी एक में रख दीजिए, एस निकालिए। भाई एच तो इसमें भी और उसमें दोनों में जैसा है, रेट ऑफ फ्लो एक ही है। देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं अब, क्योंकि करते ये नहीं पता चलता हम कर क्या रहे हैं। देखिए हम कर क्या रहे हैं, यहां से लेके यहां तक भले ही दो हैं, फ्लो तो एक ही है। यहां का टेम्परेचर T1 यहां का T2 है और लंबाई L1 प्लस L2 है। सोचो जरा, तो इसका K कितना होगा बस, और L1 K1 वाला लिया और L2 लंबाई वाला K2 वाला लिया, फ्री एंड्स के T1 T2 टेम्परेचर है। अगर हम उसको हटा दें और इतने ही बड़े गैप का इतने ही टेम्परेचर डिफरेंस सिंगल मटेरियल रखें, तो कितने K वाला होना चाहिए कि वही काम करे जो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। इट इज इफेक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इस कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसके लिए एच तो वही होना चाहिए ना, जब इसके लिए एच निकालेंगे तो इसका तो के होना चाहिए, ये इंटू ए वही है। अब इसके तो टी होना शुरू आएगा सीधा, और लंबाई के बीच की L1 प्लस L2 इंटू टी आएगा कि एस ले रहे हैं, क्यू अपॉन टी बस लिखा गया। ऐसा फॉर्मेट लाएंगे इसको बढ़ा के, मतलब हमें दिखा देगा कि एग्जैक्ट क्या नजर आ रहा है, बस उसे वो इसका इफेक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होगा। ऐसा फॉर्मेट लाना है, ऐसा फॉर्मेट लाना है। तो इसे 1 कर दी, पहले रिक्वेस्ट से मिलेंगे। नाउ फ्रॉम 1 H इज इक्वल कोई भी एक ले लें, कोई भी ये ले लें, K1 A अपॉन L1 और T1 माइनस T, T1 माइनस T की वैल्यू आप निकाल सकते, K1 T1 L2 प्लस K2 T2 L1 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। ओके, चेस को लेते एक ही आएगा, और तब तक बढ़ाते रहो जब तक ऐसा फॉर्मेट ना आ जाए। और देखिए यहां क्या नजर आएगा, बस अब चलते रहिए, अंतिम पड़ाव है। उम्मीद करता हूं ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। ऑनलाइन की जो दिक्कतें आती थी वो भी अब आपको धीरे धीरे दूर होगी। कंटिन्यू, K1 A अपॉन L1 एलसीएम K1 L2 प्लस K2 L1 इसकी इंटू दोनों में K1 T1 L2 प्लस
K2 T1 L1, तो गलत ना हो जाए, K1 T1 L2 और K2 T1 L1, ठीक है। माइनस ये दोनों माइनस बन जाएंगे, माइनस K1 T1 L2 माइनस K2 T2 L1। देखिए एक चीज कटेगी इसमें, K1 T1 L2, K1 A अपॉन L1, कुछ कॉमन आ रहा, आना चाहिए कॉमन पक्का, K2 और L1, K2 L1 कॉमन, K2 L1 लिया तो अंदर बचा T1 और माइनस K2 L1 कॉमन, अंदर बचा T2। देख लो फॉरवर्ड आना शुरू हो गया, और जो नया वो हम लाएंगे, और अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1, L1 L1 कैंसिल, K1 A T1 माइनस T2 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1, K1 K2 A, ठीक है, K1 K2, K1 K2 A और T1 T2 अपॉन दिस। देखिए जी A भी आ गया, T1 T2 भी आ गया, L1 इसको हटा देंगे यहाँ से, नहीं A आ गया और ये आ गया, इसकी जरूरत है, इसकी सख्त आवश्यकता है, तो आप इसको लाएं, ये एक से नहीं कर लीजिए। देखिए K1 K2 और अपॉन में K1 L2 प्लस K2 L1 अलग कर दीजिए, हो गया। अब बचा A और T1 माइनस T, ये तो वो है जो है। अब हम क्या करेंगे, इसमें L1 प्लस L2 से डिवाइड और इंटू L1 प्लस L2, ओके। A और T1 माइनस T2 अपॉन L1 प्लस L2, A T1 माइनस T2 अपॉन L1 प्लस L2, तो इसके अलावा जो भी बचता है ये सारा क्या होगा, ये इस वो जो दो मैटर लगे हुए थे उनकी जगह अगर सिंगल लेते तो कितने K वाला लेना चाहिए था, हेंस K1 K2 L1 प्लस L2, K1 K1 और अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1 will be effective coefficient of thermal conductivity. Therefore, K effective is K1 K2 L1 plus L2 upon K1 L2 plus K2 L1. इज इक्वल टू L1 प्लस L2 को ऊपर रहने दो और K1 L2 प्लस K2 L1 में डिवाइड दे दो K1 K2 को, तो इसको अपॉन का अपॉन लिख सकते हैं ना, मतलब तो ऊपर मान जाएगा इसका, और L1 प्लस L2 अपॉन इसका डिवाइड पहले उसमें दे दो, तो K2 K2 बढ़ जाएगा, L1 अपॉन K1, L1 अपॉन K1, और इसमें दोगे तो K1 K1 कट जाएगा, और L2 अपॉन K2, L2 अपॉन K2 सिस्टमेटिक। अगर L1 और L2 और बगल में L3 लंबाई वाला, लेंथ वाला, जिसके कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 और K3 हो, तो फॉर्मूला बिल्कुल सिस्टमेटिक हो जाता, L1 प्लस L2 प्लस L3 और अपॉन में L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस L3 अपॉन K3, 4 4 का हो जाता, 5 5 हो जाता। सो फॉर जनरल केस अगर n कंडक्टर्स ऐसे जुड़े हुए हैं, फॉर n कंडक्टर्स, फॉर n
कंडक्टर्स, के इफेक्टिव इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 Ln अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 ऐसे चलता रहेगा, और आखिरी वाला Ln अपॉन K। और n कंडक्टर के लिए कहेगा पेपर में तो लिखनी है लास्ट की, नहीं तो दो के लिए आता है अक्सर। प्रूव दैट व्हेन टू कंडक्टर्स आर जॉइंट सच दैट देन प्रूव दैट दिस, या प्रूव दैट नहीं आएगा, इस क्वेश्चन आ जाएगा वो दो के लिए गएगा, वो दो का ही इफेक्टिव निकाल तो वहीं तक ही निकालना है बस। के इफेक्टिव इज इक्वल टू दिस, और इसी को बॉक्स में बंद कर देंगे। एन के लिए पूछेगा तो बताना। प्यारे बच्चों, ये आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरी तैयारी करके आप जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अगर ये आर्टिकल आपके पूरे समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज कर देना कुछ टाइम तक के लिए, लंबी लंबी सांस खींच के, भले 5-10 मिनट बाद देखना चाहिए, क्योंकि दूसरा भाग स्टार्ट हो जाता है। ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी, इसका मतलब काली वस्तु नहीं, ठीक है। उसको ब्लैक बॉडी कहा गया जिसके ऊपर रेडिएशन जितना भी पड़ रहा हो सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले, बिल्कुल रिफ्लेक्ट ना करे, सब कुछ एब्जॉर्ब, इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। इन प्रैक्टिस ब्लैक बॉडी इज नॉट पॉसिबल। वो बॉडी जो बहुत सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले ब्लैक बॉडी कहलाएगी। इस बॉडी को गर्म कर दें तो उतनी अच्छी ये रिफ्लेक्टर भी होती है। पहले की स्टेटमेंट लिख लें, ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट। ओके, जनरल प्रैक्टिस के लिए मतलब काफी हद तक हम इसको बना सकें, इसके लिए एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है, ऐसी डबल वॉल की, और अंदर ब्लैक पेंट, ये ब्लैक पेंट हो जाएगा, ब्लैक पेंट, और यहां पे भी एक ऐसा खांचा देंगे, ये इंसुलेटर होगा पूरा, और बारीक होल का काम करेगा, जो भी रेडिएशन यहाँ पड़े, पहले वो तो ब्लैक पेंट अधिकांश एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो बचेगा रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंचेगा, फिर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, और बाहर नहीं निकल पाएगा। तो दिस होल इज वर्क्स एज ब्लैक बॉडी, जो अंदर चला गया सारा अंदर चलेगा, वापस नहीं है। ओके, ब्लैक बॉडी आपकी गर्म करें, एक आदर्श, एक आइडियल बॉडी होगी तो बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर भी होगा, बहुत अच्छा एमिटर भी होगा, एमिट करने वाली। बच्चों, एक ब्लैक बॉडी जब गर्म करेंगे हाई टेम्परेचर, सराउंडिंग मीडियम से हाई टेम्परेचर, तो इसमें से हीट निकलेगी। सरफेस के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी हीट एनर्जी निकलेगी, ये बताया स्टीफन नामक वैज्ञानिक ने। राइट द नेक्स्ट हेडिंग,
स्टीफान्स लॉ। स्टीफान्स लॉ, ठीक है। और इसने ये कहा, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट में बड़ी इंपॉर्टेंस है, ब्लैक बॉडी हो, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में निकलने वाला रेडिएशन, ठीक है, उसे हमने ई कहा। यानी ई सिर्फ एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में निकलने वाली है, वो भी ब्लैक बॉडी से। इतना याद रहा तो इसका स्टेटमेंट कोई खास कठिन नहीं है। पूरी तरह से इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर उसकी फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। ये है स्टीफान्स लॉ, ठीक है। तो पहले राइट द स्टेटमेंट, स्टीफान लॉ हेड डाल के, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेडिएशन emitted by a black body through its unit area, unit surface area and in unit time is directly proportional to fourth power of its absolute temperature। ये आप लिख देंगे आराम से, दोबारा सुन लेंगे। उसके बाद दिस और प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे और सिग्मा, स्टीफान के नाम पे इसका नाम है स्टीफान्स कांस्टेंट इनटू टी पावर 4, where constant sigma is known as Stephan's constant। ओके, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से निकालना है तो इंटू ए कर दो, कि तो यूनिट एरिया से निकलने वाला है ना, और टी टाइम में कितना निकला तो इंटू टी कर दो, कि तो यूनिट टाइम में निकलने वाला है, वो सारे काम हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखें, ये वाली एनर्जी जो है ब्लैक बॉडी से निकलने वाली, यूनिट एरिया से और यूनिट टाइम में निकलने वाली, ये ध्यान रखना बस। अच्छा, हो गया। इसके बाद आपका आखिरी भाग रह जाता है पहले तो न्यूटन्स कूलिंग लॉ क्या है और स्टीफान की मदद से उसका प्रूफ। बस ये अंतिम भाग इस वीडियो का रहेगा। न्यूटन्स कूलिंग लॉ, न्यूटन्स कूलिंग लॉ बिल्कुल सिंपल है। ये बॉडी है, सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबरी अगर इसका टेम्परेचर होता तो कोई रेडिएशन इससे ना होता। जब ये हाई टेम्परेचर पे होगा तभी रेडिएशन होगा। रेडिएशन का रेट पर सेकंड कितना रेडिएशन हो रहा है, वो इसके टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, बशर्ते इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से बहुत ज्यादा ना हो, ये डिफरेंस कम है अगर तो। ओके, तो राइट इस स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ there is a small difference between temperatures of a body and surrounding, then the rate of loss of energy, rate of cooling, is directly proportional to difference of temperatures of body and surrounding। बस ये, अगर टेम्परेचर डिफरेंस काफी कम है तो इसकी कूलिंग रेट दोनों के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ओके, पूरा लिखना, प्रूफ ऑफ न्यूटन्स कूलिंग लॉ बाय यूजिंग स्टीफान्स लॉ। अगर बॉडी ब्लैक बॉडी अगर हुई और टी टेम्परेचर पर है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0, कि जरूरी नहीं कि ये बॉडी
खुले में रखी है तो खुले टेम्परेचर चाहिए, किसी दूसरी बंद बॉडी के अंदर रखी हुई है तो उसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग टेम्परेचर चाहे क्लोज हो चाहे ओपन, टी नॉट। तो कूलिंग लॉ तो ये है कि अगर ये टी इस टी नॉट से ज्यादा बढ़ानी है, बड़ा तो होना जरूरी है जब भी रेडिएशन होगा, ज्यादा बढ़ाना हो तो इसमें जो कूलिंग रेट है, एनर्जी लॉस रेट, वो इनके डिफरेंस के सीधे प्रोपोर्शनल टू है। ये प्रूफ हमें करना है, ये कूलिंग लॉ है। तो प्रूफ में लेट टी विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, पहले ब्लैक बॉडी के लिए कहते हैं, फिर जनरल ऑब्जेक्ट के लिए कहते हैं, ब्लैक बॉडी एंड टी नॉट ऑफ सराउंडिंग मीडियम, देन नेट रेडिएशन, नेट रेडिएशन रेट यानी कि कूलिंग रेट, इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4 इतना रेडिएट कर रहा होगा, और सिग्मा टी नॉट पावर 4 इतना एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। सीधी बात है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है इससे रेडिएशन ज्यादा कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कम कर रहा होगा। ओके, अगर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबरी बॉडी टेम्परेचर है, इसका ये नहीं कुछ नहीं कर रहा है, ये जिस रेट से एब्जॉर्ब कर रहा है उसी रेट से एमिट कर रहा है, इसका सेम टेम्परेचर पे दोनों क्रियाएं चलती है। थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा हो गया, एब्जॉर्ब कम हो गया, अल्टीमेट ये बचेगा नेट रेडिएशन माइनस। ओके, सिग्मा तो कॉमन आ ही जाना, टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। इफ बॉडी इज नॉट परफेक्ट ब्लैक बॉडी, इफ बॉडी इज नॉट परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो उसमें प्यारे बच्चों क्या करते हैं, इंटू ई की इंटू कर देंगे, टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। घबराए ना, ऑनलाइन होते हुए मैं समझ रहा हूं कि ई के आने से आप विचलित हो गए, और ये विचलन जरा सी देर का है क्योंकि ये विचलन करने वाली बात ही नहीं है। वो एनर्जी जो किसी बॉडी से, नॉट ब्लैक बॉडी, किसी बॉडी से 1 सेकंड में यूनिट एरिया से निकलती है, और 1 सेकंड में यूनिट एरिया से निकलने वाली ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी निकलती है, इस रेशियो को बोलते हैं एमिसिविटी। एमिसिविटी ऑफ ए मैटेरियल या ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेडिएशन emitted in unit time through its unit area, unit surface area, to the energy radiated by black body through its unit area and unit time। और आप यूनिट टाइम यूनिट एरिया नहीं भी बोलते हो ना, तो रेशियो है ना, अगर टी टाइम की बात करें तो टी टाइम दोनों में इंटू टी आएगा, और एरिया यूनिट टाइम अगर बढ़ा देंगे तो दोनों का बढ़ेगा। पर यूनिट एरिया दोनों का एक जैसा होना चाहिए ना, बॉडी एक जैसी होनी चाहिए, इसलिए कहते हैं उसको। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी से जो हीट रेडिएशन है उसमें अगर इंटू ए कर दोगे, उस बॉडी की हीट रेडिएशन पर सेकंड पर थ्रू यूनिट एरिया आ जाएगा। तो इंटू ए करते करते ही अब ये जनरल बॉडी होगी जिसकी एमिसिविटी ई है। ओके, और अगर ब्लैक बॉडी होती खुद तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अंडरस्टूड? भाई की वैल्यू 1 रख दूं दोबारा तो वही बन जाएगी ब्लैक बॉडी। ओके, तो लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यो है अब ले टी जो है टी नॉट से जरा से बड़ा है ना, बस मान लो वो डेल्टा टी है और ये टी बहुत छोटा है। ठीक है, वेयर डेल्टा टी इज स्मॉल।
देन अंतिम भाग चला बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए फोकस और करो। देन नेट रेडिएशन रेट या कूलिंग रेट, देन कूलिंग रेट। एक काम और नहीं करा आपने, नेट रेडिएशन रेट, रेट यानी पर सेकंड, तो रेटिंग में आ गया, पर सेकंड पर यूनिट एरिया नहीं है, तो आप क्या कर देंगे, नेट रेडिएशन रेट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया बाद में कर देंगे एक। कूलिंग रेट थ्रू सरफेस एरिया ए, और इस पूरी बॉडी का एरिया ए है, तो इंटू ए कर देंगे, पर सेकंड तो रेट में आएगी, तो कुल रेट निकालना ना, पर सेकंड तो आ गया, पर यूनिट एरिया चल रहा था, अब इंटू ए कर देंगे, इज इक्वल सिग्मा ई ए। अब हो गया पूरी बॉडी से रेडिएशन रेट यानी कूलिंग रेट, और आगे टी की वैल्यू क्या रख देंगे, टी नॉट प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। ओके, पूरी बॉडी से का कूलिंग रेट अब निकलने जा रहा है, जो अंतिम भाग अब से करते हैं, और अब प्रूफ करना है कि कूलिंग रेट टेम्परेचर डिफरेंस एंड डेल्टा टी, डिफरेंस में डेल्टा टी का गया ना, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। फटाफट फास्ट इसको मिटाना पड़ेगा, लंबे लंबे स्टेप जाएंगे। सिग्मा ई ए टी नॉट कॉमन ले लो, तो बचेगा 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नॉट, और इंटू करते हैं वही जाएगा दोबारा, पावर 4 भी है, इसकी भी होगी और इसकी भी होगी, माइनस टी नॉट पावर 4। सिग्मा ई ए और टी नॉट पावर 4 कॉमन ले लिया। अभी क्या बता दूं, टी नॉट सराउंडिंग मीडियम का टेम्परेचर है जो कांस्टेंट है, बॉडी का धीरे धीरे कम होता जा रहा है, सराउंडिंग का कांस्टेंट है, और अंदर बचा 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नॉट की पावर 4 माइनस 1, कौन आया ना, सिग्मा ई ए टी नॉट पावर 4 बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस सीधा 4 से इंटू हो जाएगी, 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट, आगे क्या आएगा, डेल्टा टी अपॉन टी नॉट का स्क्वायर आएगा टर्म, और टी नॉट को देते हुए टी बहुत छोटा है, बहुत छोटा फ्रैक्शन है, स्क्वायर कर दो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है, छोड़ देंगे उसको, और माइनस 1 कैंसिल, और बता देना क्या क्या हुआ है, बाई बाइनोमियल थ्योरम, एंड सिंस डेल्टा टी इज वेरी लेस देन कंपेरेटिव टी नॉट, therefore neglecting the second power and higher powers of delta t upon t नॉट। सुना मैंने दोबारा क्या कहा, या एक बार और बोल देता हूं, ये करा हमने बाय बाइनोमियल थ्योरम, एंड हेंस सिंस डेल्टा टी इज वेरी लेस देन कंपेरेटिव टी नॉट, so neglecting the second and higher powers of delta t upon t naught, sigma e a t naught power 4 into 4 into delta t upon t naught कट के क्यूब रह जाएगा, सिग्मा ई ए टी नॉट क्यूब इंटू 4 और इंटू डेल्टा टी। और प्यारे बच्चों सबको नजर आ रहा होगा डेल्टा टी को छोड़ के एवरीथिंग इज कांस्टेंट, सो कूलिंग रेट, कूलिंग रेट ऑफ ए बॉडी यानी पूरा एरिया भी आ गया उसमें, और कूलिंग रेट यूनिट एरिया भी आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। दिस इज न्यूटन्स कूलिंग लॉ। लो जी, ये हुई वीडियो समाप्त। अभी सीबीएसई वाले बच्चों के लिए वीडियो कंटिन्यू रहेंगी, कुछ बातें बची हुई हैं, परंतु
आईएससी वालों बच्चों के लिए जिनका कल पेपर है, उनके लिए ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद आने वाली वीडियो में देख सकते हैं, परंतु अपना पूरे पेपर निपटाने के बाद देखना आराम से, ठीक है। तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप लगातार शुरू से जुड़े हुए हैं और लगातार जो आपने होमवर्क भेजा है, क्वेश्चन पूछे हैं, वो यकीनन आपको अपने एग्जाम हॉल में जब पेपर आपके सामने होगा ऑफलाइन, आपको अपनी ताकत का तब पता चलेगा। और प्यारे बच्चों, जब आपको अपनी इस ताकत का पता चलेगा, उस वक्त मैं आपके साथ ही रहूँगा। आप अनुभव करोगे, मैं आपके साथ ही रहूँगा। ओके बच्चों, आपका पेपर बहुत बेहतर हो। ऑल इज़ वेल। गुड नाइट।